हाँ दोस्तों, आज जो है हम देखते हैं कि दो द हिंदू के मेनली न्यूज़ में जो सारी चीज़ें देखने के उपरांत चीज़ें पता चलती हैं। तो अब हमें जो पता चलती हैं और जो समझ में आती हैं कि अभी हालिया में हम देखते हैं कि वर्ष 2025 के अंत तक बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन, द मल्टीपोलर वर्ल्ड विद द बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? As 2025 draw to a close, a highlight is that the United States has undertaken its largest mobilization in the Caribbean in decades. Its many has deployed its most advanced aircraft carrier along. अगर ये पूरा देखें इन सब चीज़ों से जो हमें पता चलता है और जो जानकारी होती है कि जैसे-जैसे 2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक प्रमुख वैश्विक यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरेबियाई जो हमारे क्षेत्र हैं, पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। उसकी नौसेना ने अपने सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, उभयचर पोत, हमलावर पनडुब्बियां और हजारों सैनिकों की को तैनात किया ताकि वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया जा सके और राष्ट्रपति निकोलस माटुरो को सत्ता से हटाने के लिए एक मजबूर किया जा सके उनको। अभी दिसंबर के देखें हालिया में, तो दिसंबर 2025 में जारी ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस, नेशनल स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पहचाना है। 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत के पुनर्जीवित करते हुए दस्तावेज कहता है कि अमेरिका को लैटिन अमेरिका में बाहरी शक्तियों, विशेषकर चीन के प्रभाव को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिमी गोलार्ध अमेरिकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव के अधीन रहे। यह अमेरिकीय भू रणनीतिक पुनर्संतुलन ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में रुचि घटा रहे हैं, जो परंपरागत रूप से अमेरिकीय प्रभाव का क्षेत्र रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका यूरोप का मुख्य सुरक्षा गारंटर रहा है, परंतु जब एनएसएस, नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा का बोझ नहीं उठाना चाहता। वैश्विक शक्ति संतुलन में अगर हम संरचनात्मक परिवर्तन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ट्रंप की विदेश नीति असंगत प्रतीत होती है, लेकिन उनके निर्णय वैश्विक शक्ति संरचना में हो रहे हैं। गहरे प्रति गहरे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं। वे शांति के राष्ट्रपति होने के दावा करते हैं, फिर भी अमेरिका 6 देशों पर सैन्य हमले कर चुका है। वे यह भी मानते हैं कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही, अर्थात एक ध्रुवी नहीं रही तो 3 महाशक्तियां आ गई हैं, अमेरिका, चीन और रूस। सोवियत संघ के विघटन के बाद
अमेरिका वैश्विक व्यवस्था का केंद्र बन गया था, किंतु 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया अधिग्रहण ने नियम आधारित व्यवस्था की सीमाएं उजागर की। आज चीन और रूस, अमेरिका और चीन और रूस जो हैं, आज चीन और रूस अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इससे वैश्विक व्यवस्था अधिक अराजक हो गई है। चीन अब अमेरिका का प्रमुख संरचनात्मक प्रतिद्वंदी है। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिकीय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 66% के बराबर है। उसकी सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ रही है। वह क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक प्रभाव स्थापित करना चाहता है। यह स्थिति 19वीं शताब्दी के यूरोपीय जैसी प्रतीत होती है, जब उभरते जर्मनी ने ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी थी। रूस कमजोर किंतु निर्णायक महाशक्ति, ठीक है। रूस कमजोर किंतु निर्णायक महाशक्ति। रसिया इज वीकेस्ट among द थ्री पावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे रूस विद द ओवर ग्रेट पावर एम्बिशन, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पे देखते हैं। रूस आर्थिक रूप से छोटा है, परंतु विशाल परमाणु शस्त्र, भू राजनीतिक विस्तार, ऊर्जा संसाधन, सैन्य आक्रामकता का रिकॉर्ड उसे महाशक्ति प्रणाली से बनाए रखते हैं। रूस चीन समीकरण दोनों पश्चिमी रूल्स बेस्ड ऑर्डर द विशेष करते हैं। अर्थात जो रूल बेस्ड ऑर्डर होते हैं, ये विशेष उसका ये दोनों क्या करते हैं? दोनों पश्चिमी देश अपोजिट, मतलब विरोध करते हैं एक साथ में। रूस इसे अपने विरोध, जैसे कि जो रूस इसके अपोजिट है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रूस इसे अपने विरुद्ध पक्षपाती मानता है। चीन इसे चीन केंद्रित व्यवस्था से बदलना चाहता है, लेकिन उभरती हुई बहुध्रुवीय परंतु तरल अस्थिर, उभरती हुई बहुध्रुवीय लेकिन तरल अस्थिर फ्लड मल्टीपोलैरिटी, flood multipolarity, all three grades power today understand that the world is no longer organized around the single center of authority. In that sense, the world is already multipolar, but unlike the post Second World War and post Cold War transition. मतलब जो आज की बहुध्रुवी दुनिया है, वो ना तो पूर्ण शीत युद्ध जैसी है और ना ही अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्वीकरण जैसी संरचनाएं अभी पूर्ण विकसित नहीं है। जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होने चाहिए अभी डेवलप नहीं है। वो मध्य शक्तियां जैसे कि भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, ये जो मध्य शक्तियां हैं राजनीतिक संतुलन की नीति का अपना रही हैं। वहीं पर हम देखते हैं ऑफशोर बैलेंसिंग, अमेरिका की नई रणनीति जो होती है वो ऑफशोर बैलेंसिंग की बात करती है। जब अमेरिका की नई रणनीति ऑफशोर बैलेंसिंग की बात करती है, तो इस मुद्दे पे हम देखते हैं कि यह ट्रंप का जो दृष्टिकोण है ऑफशोर बैलेंसिंग का, यूरोप को अपनी
सुरक्षा की अधिक ज़िम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करना और रूस के साथ जो संबंध है, उस संबंध को रीसेट करने की संभावना रखना और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व पुनर्स्थापित करना, चीन के साथ दीर्घकालिक महाशक्ति प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना। यह क्लासिक ऑफशोर बैलेंसिंग डॉक्ट्रिन की ओर वापसी है। क्लासिक ऑफशोर बैलेंसिंग की ओर वापसी है। रूस स्विंग ग्रेट पावर की ओर जा रहा है। इस तरल संतुलन में रूस दो महाशक्तियों के बीच स्विंग पावर बन गया है। इससे उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था विरोधाभासी रूप से ध्रुवीय दो ध्रुवीय चरित्र ग्रहण कर रही हैं। अब जो ध्रुवीय चरित्र ग्रहण कर रही हैं, तो इसमें लेखक जो आपके लेखक हैं स्टैनली जॉनी इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो इसका सार होता है, अगर हम एक चीज देखें तो हमें ये मिलता है, द आर्टिकल एनालाइजेस द शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स इन 2025 हाईलाइटिंग द US military mobilization in Caribbean and renewed Monroe Doctrine strategy to assert dominance in Latin America alongside declining security engagement in Europe. It explains the transition from unipolarity to a flood multipolar world shaped by US China rivalry and Russia's swing power role. लेखक 2025 की बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन पर प्रकाश डालता है, जिसमें कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती और लैटिन अमेरिका में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु मुनरो सिद्धांत की वापसी शामिल है। यह यूरोप में सुरक्षा प्रतिबद्धता में कमी, एक ध्रुवता के छह उभरती तरल बहुध्रुवीयता, अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता तथा रूस की स्विंग शक्ति भूमिका को रेखांकित करता है। वहीं पे अगर हम देखें कि इससे संबंधित अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है? वो क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो पूछेगी द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन मार्क्ड बाय द फ्लड मल्टीपोलैरिटी वेयर रसिया फंक्शंस एज अ स्विंग ग्रेट power while the United States seeks offshore balancing and China pursues regional hegemony. Critically analyze this statement in light of recent geopolitical developments. अर्थात उभरता हुआ वैश्विक व्यवस्था एक तरल बहुध्रुविता से चिन्हित है, जहां रूस एक स्विंग ग्रेट पावर की भूमिका निभाता है, अमेरिका ऑफशोर बैलेंसिंग की ओर बढ़ रहा है और चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इस कथन का समकालीन भू राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण किया। ठीक है? आज के जो एडिटोरियल में ये इंपॉर्टेंट इश्यूज था। ठीक।